दिन से चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के निजीकरण पर। तो इसको लेकर मेरी सभी साथियों से अपील भी है कि वो अपने आसपास समाज में बात करें, इसके लिए टीचर्स से बात करें, विद्यार्थियों से बात करें, अभिभावकों से बात करें। कुछ चीज़ें लगती हैं कि सवाल पूछने चाहिए कि ऐसा जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। तो जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो कुछ लोगों की शिकायतें आती हैं। कुछ लोग जिनके बच्चे शायद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते या किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं, यह उनका एक पक्ष होता है निजीकरण को लेकर, वो भी अपने पक्ष को सही कहते हैं। तो उनकी तरफ से एक सवाल अक्सर कुछ दिन से हम जब बातचीत करते हैं पहले भी सुनने को मिलता है कि सरकारी तंत्र को प्राइवेट करना मजबूरी है। निजीकरण एक समय की मांग है, क्योंकि आप सरकारी बैंक में चले जाइए तो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, जो उनका कहना है। प्राइवेट बैंक में सर्विसेज मिलती हैं, इसी तरह प्राइवेट स्कूल में सर्विस मिलती है, बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, अच्छे कमरे होते हैं, अच्छे बेंच होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता है। सरकारी में ऐसा नहीं होता। सरकारी में तो आज तक पीने का पानी भी सरकार मुहैया नहीं करा पाई। तो वो कहते हैं कि निजीकरण समय की मांग है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं वो लोग जो कामचोर होते हैं, जो काम नहीं करते। हो सकता है ऐसे लोग हों, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि बहुत लोग होते हैं जो सरकारी तंत्र में होते हैं, लेकिन वो जितना वो तनख्वाह पाते हैं उतना काम नहीं कर पाते। लेकिन मैं इस बात का भी बड़ा पक्षधर हूं कि सभी ऐसे नहीं हैं। और अगर आप कहें कि सरकारी तंत्र में कोई भी जिम्मेदार अध्यापक नहीं होता तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको वातावरण नहीं मिल पाता, वो भी परेशान रहते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे, क्या सरकारी जो शिक्षा है इसको निजीकरण की तरफ बढ़ाने में सरकारी अध्यापक जिम्मेदार हैं। देखिए, बाजार का एक स्वभाव होता है, जब कोई व्यक्ति बाजार में काम करता है तो अपने अनुसार वो चीज़ों को ढालता है। वो समझ लेता है कि आगे मार्केट किस तरफ जा रही है। तो काफ़ी दिन से, पिछले 1-2 दशक से जब निजीकरण और ये पूंजीवाद या बाजारवाद बढ़ रहा था, तो एक चीज़ देखिए, 2 चीज़ें जो हमारे देश में सेवा मानी जाती थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों सेवा मानी जाती थी, सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती थी। लेकिन इन दोनों का बाजारीकरण पूरा बढ़ रहा है, दोनों में पैसा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल हो गए हैं। दिक्कत की बात है कि गरीब आदमी, मैं तो कई बार कहता हूं कि गरीब आदमी है और अगर उसे बीमारी है देश में और उसका इलाज भी है, लेकिन वो कन्फर्म्ड है वो बीमारी का इलाज नहीं करा पाएगा देश में इलाज होते हुए, तो मैं इसे मानता हूं कि चाहे, क्योंकि वो इतने बड़े हॉस्पिटल में होगा तो वो उसकी पहुंच से दूर होगा, तो मैं इसके लिए उस सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, उस राजनेता को जिम्मेदार मानता हूं जिसके राज्य में इलाज होते हुए एक ज़रूरतमंद उस तक नहीं पहुंच पाता। लोग इसका उत्तर देते हैं कि बहुत सी योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं, अभी आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, लेकिन आप इस पर जाकर देखिएगा क्या क्या वो ज़रूरतमंद या जिनको ज़रूरी है, जो हकदार हैं, उसके वहाँ तक पहुँची हैं। क्योंकि बाजार का एक स्वभाव होता है कि जो मार्केट बढ़ रही है उसे वहाँ से कैसे पूंजी निकाली जाए। तो अभी जैसे स्वास्थ्य तो कन्फर्म्ड जा चुका है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ज़्यादातर हम अपने बच्चों का इलाज या अपना खुद का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, सरकारी की तरफ जाने से बचने लगे हैं लोग। वो तो बिल्कुल जग जाहिर है, जिसके पास रास्ता ही नहीं वो सरकारी में जाता है, या सरकार की तरफ से पैसे भी मिल जाएं तब वो भी प्राइवेट की तरफ जाता है। सरकारी अस्पताल को कि गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो तो ताला ही बंद हो गया है। धीरे धीरे उनको भी बंद करने की सवाल उठने लगेगा, आवाज़ उठने लगेगी। लेकिन शिक्षा की तरफ, अब शिक्षा भी एक बड़ा बड़ा सेक्टर है जहां व्यापार किया जा सकता है, जहां पूंजी खींच रही है व्यापारियों को, तो उस पर भी काम करेगा। और जो व्यापारी होता है बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करता है, वो चीज़ों को देखता है और उसे पता होता है कि जो पहले कंपटीशन दे रहा है उसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसकी सारी चीज़ों को धराशायी कर दिया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं, देश में BSNL जैसी कंपनी से सारी चीज़ें उधार लेकर प्राइवेट कंपनियां उन्हें फेल कर सकती हैं। प्राइवेट न्यूज़ चैनल या चैनल्स, मनोरंजन के चैनल्स,
दूरदर्शन जैसे जो सरकारी तंत्र इतना बड़ा, जब हम पढ़ा करते थे पत्रकारिता की पढ़ाई तो बताया जाता दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क और ट्रांसमीटर्स दूरदर्शन के पास हैं, फिर भी वो डिब्बा बंद होने के कगार पर है, क्योंकि उनके जो पहरेदारी करने वाले लोग हैं वही बिक जाया करते हैं और वो उसको सिर्फ उसकी कब्र खोदने पर काम करते हैं, किस तरह से गलत फैसले लिए जाते हैं। इसी तरह चर्चा करेंगे हम शिक्षा के विषय पर, कैसे इसे खत्म किया गया, कैसे खत्म किया जा रहा है। कभी 20 साल पहले मेहनत होती थी बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने की। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा माता पिता से, कभी कोई वहम में हो, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर एक भाषा भी बच्चे नहीं सीख पाते, चाहे कितने बड़े आप स्कूल में पढ़ा दीजिए। अगर उन्हें कहा जाए कि आप 5 मिनट के लिए अंग्रेजी बोलिए और 5 मिनट के लिए हिंदी बोलिए, तो दोनों में से एक भाषा नहीं बोल पाते। अभी 1-2 साल पहले मैंने वो कोई रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में हरियाणा के लोग इसीलिए पीछे माने जाते थे क्योंकि वो एक भी भाषा नहीं बोल पाते, हिंदी को भी हरियाणवी में बोलते हैं और अंग्रेजी को भी हरियाणवी में बोलते हैं। इस कारण वो हमारा टच छूट नहीं पाता, इस कारण कि हमारी शिक्षा को ठीक नहीं माना गया, चाहे कितने बड़े स्कूल से हों। और मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर बहुत ऊंचे तक गए हैं, और बहुत से सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर भी कुछ नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों को प्लांट किया जाता है, उनका प्रचार किया जाता है, उनको बेहतर दिखाया जाता है। माता पिता स्टेटस सिंबल लेकर अब मेरा बच्चा बड़ों के साथ पढ़ेगा इसकी दौड़ में लगे रहते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में जो क्वालिफाइड स्टाफ है उसे इग्नोर करते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में कम जानकारी वाला, कम पढ़ा लिखा अध्यापक मिले, लेकिन वो उनको लगता है कि स्टेटस वहां पर है। और ये स्टेटस मेंटेन करने पर पूरी मेहनत की जाती है, सरकार की भी सपोर्ट होती है, और सरकार फिर कैसे वहां कब्र खोदती है अपनी व्यवस्था की, मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा करूंगा। जो लोग नहीं जानते वो भी जान लेंगे, और ज़्यादातर लोग जानते हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं। मुझे लगता है सरकारी स्कूल्स में टीचर्स बेचारे पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हैं। वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता, उनको कागजी कार्रवाई में इतना उलझा कर रखा जाता है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उस कागजी कार्रवाई पर लगे रहते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है स्कूल में, उसमें कुछ राजनीतिक लोग हिस्सेदारी करके उस स्कूल का माहौल खराब कर देते हैं, और कुछ सरकार उस पर ध्यान नहीं देती कि इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जाए, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्यूमेंटेशन पे तो बेचारे कागजी कार्रवाई पर तो टीचर लगे रहते हैं, उसके साथ वो लगे रहते हैं। जब हमारे देश की जनगणना होती है तो उनको देश के लोगों को गिनना होता है, जनगणना का काम हमारे स्कूल के अध्यापक करते हैं और घर घर जाते हैं, मेहनत करते हैं। आप सोचिए जब जनगणना हर 10 साल बाद होती है तो टीचर्स आपके घर आते हैं, आपसे पूछते हैं आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितनी मेहनत लगती है। क्या लगता है उनको जो एक क्वालिफाइड टीचर है उसको बच्चे पढ़ाने चाहिए, लोग गिनने चाहिए? क्या लोगों के गिनने के लिए कोई और विभाग नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए किनको इस पर लगाया जाना चाहिए? क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की, जो आजकल चल रहा है, चाहे वो बिजली के बिल हो चाहे कुछ हो, प्राइवेट एजेंसियों का सहारा लिया जाता है? हाँ, मैं मानता हूँ वो जरूरी काम है, वो भी हमारे देश की जनगणना है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, उसका भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ शिक्षक को नहीं इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए, और बहुत सा स्टाफ है, चाहे उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं ढूंढनी चाहिए, चाहे उसके लिए अन्य कोई तंत्र खड़ा किया जाए, लेकिन इस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है सिर्फ इस पर नहीं टीचर लगता कि सिर्फ जनगणना पर लगे, वोट बनाने का काम भी टीचर्स होते हैं, वो बीएलओ होते हैं, उनको बेचारे का पूरा काम लगा रहता है वोट बनाने पर, उनकी मेहनत लगती है, वो लगे रहते हैं वोट बनाने पर कि बच्चों को पढ़ाना ना पढ़ाना, लेकिन वोट पूरी बननी चाहिए। भाई लोकतंत्र का है देश में, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। फिर वोट्स को आधार कार्ड से जोड़ना है तो भी टीचर्स लगा रहता है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ टीचर्स को उसमें लगाया जाता है। फिर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले फैमिली आईडीज बनाई गई थी। फैमिली आईडीज के लिए टीचर्स घर घर पहुंचे, हर गांव में पहुंचे, फैमिली आईडी बनाई गई पूरी मेहनत के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स, भाई बैंक की कॉपी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, घर का सारा तामझाम वो लेते हैं और करते हैं, और फिर फैमिली आईडी बना दी जाती है और फिर एक सॉफ्टवेयर में चढ़ाई जाती है, वो सारी करप्ट हो जाती है, इधर उधर हो जाता है और फिर वो सारी कैंसिल हो जाती है। मतलब सैकड़ों हजारों घंटे उन टीचर्स की मेहनत और हजारों घंटे हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई खराब। किसी एक इंजीनियर की बेवकूफी के कारण वो सॉफ्टवेयर खराब हुआ, या क्या हुआ, या जानबूझ के टीचर्स को परेशान किया गया, उनकी मेहनत को गिना नहीं गया और वो चीज सारी कैंसिल, और फिर सीएससी सेंटर्स में जाकर दोबारा लोगों को फैमिली आईडी बनवानी पड़ी, लेकिन वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया।
अभी टीचर्स लगे हुए हैं इनकम वेरिफिकेशंस पर, अभी लगाया जो लगे हुए हैं टीचर्स, उनको इनकम वेरिफिकेशन करनी है लोगों की, कितना लोग हमारे कमाते हैं। वो घर घर जाएंगे अपने तरीकों से, जिस भी तरीके से होगा, पूरा तंत्र लगा होगा, मतलब इनकम वेरिफिकेशन करेंगे लोगों की, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा काम आजकल कर रहे हैं एज वेरिफिकेशन, जो पेंशन ले रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उसमें क्या चल रहा है, किनकी एज पूरी है किनकी नहीं, मतलब बना दी गई पेंशन, उनकी वेरिफिकेशन टीचर करेंगे। अब वो टीचर लगे हैं एज वेरिफिकेशन पर, पूरी ताकत के साथ टीचर्स को रोका जाता है कि आप सब काम करेंगे, लेकिन आप बस बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, आप वोट बनाएंगे, आप जनगणना करेंगे, आप इनकम वेरिफिकेशन करेंगे, आप पेंशन में एज वेरिफिकेशन करेंगे, आप वोट को आधार कार्ड से जोड़ेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन बच्चे नहीं। आप समझ सकते हैं, मैं एक जिम्मेदार नागरिक जो एक शहरी है या एक गांव में भी कोई पढ़ा लिखे जो लोग हैं, उनसे जानना चाहूंगा, क्या इतनी सिरदर्दी के बाद कोई टीचर सोचेगा कि मुझे बच्चों के पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अब मेरे पास एक कमेंट आया कि जो फैमिली आईडी के सर्वे करते हैं ठीक से नहीं करते, तो फिर जो ठीक करता है भाई उनको लगाना चाहिए। टीचर जो काम ठीक से करते हैं, जिनके लिए उनकी भर्ती की गई है, जिनके लिए उन्हें पढ़ाने पर लगाया गया, वो पढ़ाई क्यों नहीं कराते? अगर वो पढ़ाई उसे नहीं करा रहे तो फिर उनसे जवाबदेही तलब होनी चाहिए। अब आप जब पढ़ाने का छोड़ोगे नहीं और वो पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चे को रिजल्ट नहीं आएगा, तो कौन उनसे पूछा जाएगा आप क्यों नहीं पढ़ा पाई? तो वो कहेगा मैं वोट बनाने में था जी, मैं फैमिली आईडी बनाने में था, मैं पता नहीं किन किन कामों में था। जो आप जिस काम के लिए आपने उसे भर्ती किया था वो काम उससे कराया ही नहीं गया। क्या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ऐसा करते हैं? जब यहां इस स्कूल को आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाओगे, यहां जब एक जो आदमी प्राइवेट आदमी आकर इसको सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम को चला लेगा, तो क्यों एक सरकारी तंत्र नहीं चला सकता? क्यों शिक्षा मंत्री नहीं चला सकता? क्यों मुख्यमंत्री नहीं चला सकता? लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना ही चाहिए, ये जरूरत है समय की, तो फिर मैं कहता हूं सरकार का प्राइवेटाइजेशन क्यों ना हो? सरकार के तंत्र, जब एक विभाग ही प्राइवेट हो गया, उस विभाग के मंत्रालय की जरूरत क्या है? उसे क्यों नहीं हटाया जाता? सीधा सा तंत्र है। देखिए कितनी बिल्कुल सादगी के साथ, कितनी संजीदगी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे वहां पढ़ने के लिए फीस देनी होगी, चाहे 200-300 जो डिसाइड की गई है वो फीस दो। मॉडल स्कूल है हमारा स्कूल जहां मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो सरकार देगी 700 रुपए। तो आप देखिए कितना अच्छा, इतना बेहतर विकल्प जब मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? क्यों प्राइवेटाइजेशन की तरफ लोग नहीं जाएंगे? जब आपने माता पिता को विकल्प दे दिया, यहां से हटके कहीं भी जाओ, आपको बेहतर विकल्प है, आपको 1 रुपया नहीं देना, सरकार आपका बोझा उठाएगी। और जहां आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप जाओगे तो वहां देखोगे कि टीचर्स आपसी पॉलिटिक्स में उलझे पड़े हैं, आपसी राजनीति में उलझे पड़े हैं, वहां लड़ाई हो रही है, एक दूसरे गुट बने हुए टीचर्स के। आप देखोगे वो वोट बना रहे हैं, आप देखोगे वो जनगणना कर रहे हैं, आप देखोगे वो आधार कार्ड से वोट को जोड़ रहे हैं और विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं, वो स्कूल में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मेरे बच्चे को मैं नहीं यहां पढ़ाऊंगा। और जो ये बदली की प्रक्रिया की गई, टीचर से निकाला जाता है कि नवंबर में वो भर देते हैं अपने जो उनको सेंटर भरना होता है, लेकिन फिर उसे पूरा भरवा के कैंसिल कर दिया जाता है। जो यहाँ पर हमने जानकारी की टीचर से, जो कह रहे हैं बार बार सेंटर भरवाया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है, बार बार मेहनत करवाई जाती है। मतलब जिस भर्ती प्रक्रिया की पीठ थपथपा रहा है उसे बेहतरीन तरीके से सरकार जानबूझ के, मैं तो कहता हूँ सारी चीजों को जानबूझकर मुश्किल किया जाता है, जानबूझकर एक वातावरण बनाया जाता है ताकि स्कूल से लोगों का पीछा छूटे। सरकार कहे कि लोग आ ही नहीं रहे, ये बहाना मिले कि अब जो मर्ज करने की बात रहती, बच्चे कम है, बच्चे कम है। भाई बच्चे कम क्यों हैं? क्यों? जो शिक्षा विभाग है वो करता क्या है? शिक्षा मंत्रालय करता क्या? क्यों लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता? क्यों वो तरीके नहीं ढूंढ पाता? क्योंकि उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ते, उनको उससे लेना देना नहीं है, ना वो गंभीर है उस तंत्र के लिए, ना देश की व्यवस्था के लिए गंभीर है। उन्हें सिर्फ जवाबदेही के लिए वो चीजें करनी होती है। जवाबदेही के लिए कल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 18,000 भर्तियां करेंगे। अब तक 8 साल से आप कहां थे? जब थोड़ा सा चर्चा समाज में लगा कि थोड़ी थोड़ी चर्चाएं लोगों में आने शुरू हो गई हैं। मैं कहता हूं लोगों में चर्चा आएंगी तो इनको वोट चाहिए होती है, बैकफुट पर जाएंगे,
शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जो लोग, ज्यादातर लोग हैं, बोलना शुरू करें, चाहे अपनी फेसबुक पर वाल पर एक लाइन लिखें, 1 मिनट की वीडियो डालें शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, इतना तो कहोगे जी ये गलत है, मुझे लग रहा है, जिसको लग रहा है ठीक लग रहा है वो ठीक बोले, जिसको गलत लग रहा है वो गलत बोले, कम से कम एक बात तो शुरू हो, एक चर्चा तो शुरू हो। ऐसा तो नहीं जो सरकार लेकर आए लोग चुपचाप भेड़ों की तरह उसे मानना शुरू कर दें। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इन सब विषयों पर आप अपनी बात रखें, अपने फेसबुक पर चाहे 1 मिनट के लिए रखें, इस विषय को, इस बात को चर्चा का विषय बनाएं, अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपने स्कूल का हाल जानें और देखें, खुद भी चिंतन करें कि कहीं सरकार ठीक कर रही है या गलत कर रही है।